आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुग़ल प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं और कल वाले वीडियो में मुग़ल प्रशासन से संबंधित हमने एक तो स्वरूप, मुग़ल शासन का स्वरूप क्या था उसके बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार एक हमने मुग़ल राजत्व प्रणाली का अध्ययन किया था, मुग़ल राजत्व प्रणाली का अध्ययन किया था। तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी का हमने अध्ययन कर लिया था। और मुग़ल प्रशासन से संबंधित 2-3 लाइनें महत्वपूर्ण हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना, उसके बाद ग्राम। तो कुछ 2-3 बिंदु और बचे हुए हैं, उनका अध्ययन करने के बाद फिर हम बात करेंगे मुग़लों का केंद्रीय प्रशासन, कौन कौन से पद थे, किसकी स्थिति क्या थी, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए 2-3 बिंदु हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं। मुग़ल प्रशासन में जैसे नंबर 1 बात करें, सूबेदार व दीवान के मध्य बंटवारा, यानी इनकी जो शक्तियों का बंटवारा है, सूबेदार और दीवान के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वो मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर आधारित था। मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई जो प्रणाली थी उस पर आधारित था। किस किस का बंटवारा? सूबेदार और दीवान के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस देश के शासकों से प्रभावित है? मिस्र के शासकों। इसी प्रकार नंबर 2, मुग़लों की जो राजस्व प्रणाली है, राजत्व प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं अपन, राजस्व प्रणाली अति प्राचीन हिंदू व अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी। जो राजस्व प्रणाली है मुग़लों की वो अति प्राचीन हिंदू और अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी। नंबर 3, ये जो मनसबदारी प्रणाली है, मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई है, मध्य एशिया से ली गई। ये कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना है। यद्यपि इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे, अभी सूबेदार, दीवान, राजस्व प्रणाली क्या थी, मनसबदारी प्रणाली क्या थी, इन सभी का हम अलग से अध्ययन करेंगे। और एक इतिहासकार है डॉक्टर ताराचंद। नंबर 4 की यदि हम बात करें, डॉक्टर ताराचंद ने मुग़ल शासन को कुलीनों का शासन बताया, कुलीनों का शासन बताया। ध्यान रखना है, कुलीनों का शासन यानी मुग़ल शासन को कुलीनों का शासन बताने वाले कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, यानी रूल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, रूल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो 4 बिंदु आपको और याद रखने हैं। इसके बाद हम मुग़लों का जो केंद्रीय प्रशासन है उसका अध्ययन करेंगे। तो सूबेदार व दीवान के मध्य जो बंटवारा है शक्तियों का वो मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर आधारित था।
इसी प्रकार राजस्व प्रणाली अति प्राचीन हिंदू व अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी और मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई। और एक इतिहासकार है डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद ने मुगल शासन को कुलीनों का शासन बताया, अर्थात रूल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, रूल ऑफ एरिस्टोक्रेसी बताया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। केंद्र में कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे, कौन से अधिकारी हुआ करते थे। जैसे हमने कल चर्चा की थी, विजारत प्रशासन में राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे विजारत कहा जाता था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। मुगलों का केंद्रीय प्रशासन, पहले केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको हम नोट करते हैं, फिर उनका एक एक का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की यदि हम बात करें, देखिए केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, और इस केंद्रीय प्रशासन में देखिए कौन कौन मंत्री होते थे। तो सबसे पहले हम बात करें वकील, वजीर अथवा प्रधानमंत्री। एक तो होता था वकील, वजीर अथवा प्रधानमंत्री। इसी प्रकार एक पद बनाया गया, ये पद अकबर के द्वारा बनाया गया था, दीवान अथवा दीवान ए तन अथवा दीवान ए वजारत ए कुल। हम जब पढ़ेंगे इनको अलग अलग नाम होंगे वो नोट कर लेंगे। दीवान, दीवान ए तन अथवा दीवान ए वजारत या विजारत ए कुल। इसके बाद देखिए मीर बख्शी, खाने सामा, सद्र उस सुदूर, काजी उल कुजात, मुहतसिब, दरोगा ए डाक चौकी। जैसे अपन एक और नाम नोट करें, यहाँ नोट करें, दरोगा ए डाक चौकी। ये तो मेरे मुख्य मुख्य नाम लिखे हैं। दीवान के अधीन और भी कुछ अधिकारी कार्य करते थे, उनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो ये केंद्रीय प्रशासन से संबंधित हैं वकील, दीवान, मीर बख्शी, खाने सामा, सद्र उस सुदूर, काजी उल कुजात, मुहतसिब और दरोगा ए डाक चौकी। अन्य अधिकारी और हैं, उनका भी हम साथ साथ अध्ययन कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वकील, वजीर अथवा प्रधानमंत्री। सबसे पहले हम बात करेंगे वकील, वजीर अथवा प्रधानमंत्री की। देखिए, इसे सैनिक व असैनिक अधिकार प्राप्त थे। वकील की यदि हम बात करें, इसे सैनिक व असैनिक अधिकार प्राप्त थे। प्रशासन में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता था। ये अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और ये अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। अधिकारियों पर
नियंत्रण रखता था तथा उन्हें पद से हटा भी सकता था। इसे नियुक्ति का भी अधिकार था, नियुक्ति का अधिकार था और उन्हें पद से भी हटा सकता था। तो सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये अधिकारियों पर नियंत्रण भी रखता था। अब जैसे हम अलग अलग शासकों के समय कौन कौन वजीर रहे उनका अध्ययन करते हैं। जैसे मुगल काल का पहला वजीर था निजामुद्दीन खलीफा, निजामुद्दीन खलीफा, और वो बाबर के समय वजीर रहा। तो हम एक एक बिंदुओं पे चर्चा करें। बाबर के समय, यदि हम बाबर की बात करें तो बाबर के समय निजामुद्दीन खलीफा वजीर था और अपन ये भी कह सकते हैं कि मुगल काल का प्रथम वजीर था, मुगल काल का प्रथम वजीर। तो मुगल काल का प्रथम वजीर और बाबर का वजीर कौन था? निजामुद्दीन खलीफा। तो इसका एक ही उत्तर होगा, बाबर का वजीर कौन था? निजामुद्दीन खलीफा। और मुगल काल का पहला वजीर भी कौन था? निजामुद्दीन खलीफा। इसी प्रकार हुमायूं की बात करें, हुमायूं हुमायूं के समय वजीर अमीर उवैस व हिंदू बेग। हुमायूं के समय कौन कौन वजीर रहे? अमीर उवैस व हिंदू बेग, अमीर उवैस व हिंदू बेग हुमायूं के समय ये रहे। और बाबर के समय कौन था? निजामुद्दीन खलीफा। इसके बाद हम बात करें अकबर। अकबर की यदि हम बात करें तो देखिए, बैराम खां ये प्रथम वजीर था। बैराम खां अकबर के समय का पहला वजीर था। इसी प्रकार शिहाबुद्दीन अहमद खां व माहम अनगा ये संयुक्त रूप से वजीर रहे थे, ध्यान रखना है। शिहाबुद्दीन अहमद खां और माहम अनगा संयुक्त रूप से वजीर रहे। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि संयुक्त वजीर का जो पद है, नोट कर सकते हैं, संयुक्त वजीर का जो पद है, यही नोट करें, संयुक्त वजीर का पद अकबर ने शुरू किया था। संयुक्त रूप से वजीर का जो पद है वो किसकी देन है? अकबर की देन है। तो बैराम खां, उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद खां और माहम अनगा को भी इसने वजीर बनाया था। बहादुर खां को वजीर बनाया, बहादुर खां के साथ माहम अनगा को वजीर बनाया था। इसी प्रकार मुनीम खां, अतका खां, मुनीम खां, अतका खां, फिर मुनीम खां को बनाया गया। अगर आप नोट करना चाहें, बहादुर खां, अतका खां, मुनीम खां, ये कुछ वजीर थे। ये किसके समय वजीर हैं? अकबर के समय। यद्यपि अकबर ने वजीर की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दीवान के पद का सर्जन किया था। जो अभी हमने नोट किया, ये जो दीवान है, इस पद का सर्जन अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था, वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए। वो अपन आगे बात करेंगे जब हम दीवान का अध्ययन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? वजीर की। इसके बाद देखिए, जहांगीर की यदि हम बात करें, शरीफ खान,
जहांगीर के समय यदि वजीर की बात करें, शरीफ खान। मुख्य वजीर कौन था इनका? शरीफ खान। पहला वजीर भी कौन था इनका? शरीफ खान। इसी प्रकार आसफ खान भी इनका वजीर रहा, या एतमाद उद्दौला को भी हम नोट कर सकते हैं। एतमाद उद्दौला, आसफ खां, तो ये जो तीन वजीर हैं ये किसके समय हैं? जहांगीर के समय। शरीफ खान, एतमाद उद्दौला, आसफ खान। शाहजहां के समय, शाहजहां के समय आसफ खान और सादुल्ला खां। आसफ खान व सादुल्ला खां। सादुल्ला खान। तो शाहजहां के समय ये वजीर रहे, आसफ खान और सादुल्ला खां। औरंगजेब के समय सबसे प्रसिद्ध वजीर था असद खां। कौन था? असद खां। 31 वर्ष तक वजीर रहा था, ध्यान रखना है, सर्वाधिक समय तक वजीर रहा, 31 वर्ष तक औरंगजेब के समय। कौन कौन वजीर रहे औरंगजेब के समय? कौन कौन वजीर रहे? मीर जुमला, फाजिल खां, जाफर खां और असद खां। और ये जो असद खां था ये 31 वर्ष तक वजीर रहा था, ध्यान रखना है। असद खां कितने वर्ष तक वजीर रहा? 31 वर्ष तक। तो सर्वाधिक समय तक वजीर रहा, सर्वाधिक समय तक वजीर रहने वाला मुगल काल में कौन था? असद खां। औरंगजेब ने अपने पुत्रों को भी आदेश दिया था कि आप इसे वजीर के पद पर बनाए रखें। पुत्रों को भी इसने आदेश दिया था, पुत्रों को आदेश दिया था कि आप इसे वजीर के पद पर बनाए रखें। तो केंद्रीय प्रशासन में हमने सबसे पहले चर्चा किसकी की है? वजीर, वकील अथवा प्रधानमंत्री। वजीर, वकील अथवा प्रधानमंत्री। इसे सैनिक व असैनिक अधिकार थे, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसकी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अकबर ने एक नया पद बनाया जो कहलाएगा दीवान। जो कौन सा पद कहलाएगा? दीवान। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। मुगल काल का पहला वजीर कौन था? निजामुद्दीन खलीफा। निजामुद्दीन खलीफा जो बाबर के समय था। इसी प्रकार हुमायूं के समय वजीर कौन है? अमीर उवैस हिंदू बेग। बैराम खां ये पहला वजीर था अकबर का। इसके बाद सिहाबुद्दीन अहमद खां व माहम अनगा। संयुक्त वजीर का जो पद है वो किसकी देन है? अकबर की देन है। महिला को वजीर किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा बनाया गया। एक तो संयुक्त वजीर और एक महिला को वजीर का पद किसने दिया था? अकबर ने। इसके बाद जहांगीर के समय जो वजीर हैं शरीफ खान, एतमाद उद्दौला, आसफ खां। शाहजहां के समय आसफ खां, सादुल्ला खां। इसी प्रकार औरंगजेब के समय मीर जुमला, फाजिल खां, जाफर खां। सबसे महत्वपूर्ण है असद खां जो 31 वर्ष तक वजीर रहा, सर्वाधिक समय तक वजीर रहा। और इसने अपने पुत्रों को आदेश दिया था कि आप इसे वजीर के पद पर बनाए रखें। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन में हमने सबसे पहले बात की है किसकी? वकील, वजीर अथवा पीएम की। इसके बाद आप बात करेंगे दीवान, मीर, बख्शी, खानेसामा जो भी अधिकारी हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो केंद्रीय प्रशासन में हमने वकील, वजीर अथवा प्रधानमंत्री का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं दीवान। दूसरा जो पद है वो है आपका दीवान। देखिए दीवान को एक तो कहा जाता था
दीवान ए तन अथवा दीवान ए वजारत ए कुल। एक तो दीवान, इसी प्रकार इसे दीवान ए तन और दीवान ए वजारत ए कुल भी कहा जाता था। तो अकबर ने वकील के अधिकारों को समाप्त करके इस पद का सृजन किया था। अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त करके शासन के 8वें वर्ष में इस पद का सृजन किया। तो जो दीवान का पद है वो किसकी देन है? अकबर की देन है। और इसके तहत वकील के एकाधिकार को समाप्त करके, यानी वकील के जो एकाधिकार थे उनको समाप्त करके दीवान का पद बनाया गया। इसे राजस्व वित्तीय मामलों का प्रमुख बनाया गया। तो ये राजस्व व वित्तीय मामलों का प्रमुख था। राजस्व व वित्तीय मामलों का प्रमुख था। और अकबर के समय पहला दीवान मुजफ्फर खां तुर्बती, अकबर ने पहला दीवान मुजफ्फर खां तुर्बती को बनाया था। ध्यान रखना है, अकबर ने पहला दीवान किसे बनाया? मुजफ्फर खां तुर्बती। इसके बाद टोडरमल और शाह मंसूर को भी दीवान बनाया गया था। अन्य की बात करें, टोडरमल व शाह मंसूर भी दीवान बनाए गए। तो जो दीवान का पद है वो वकील की शक्तियों या वकील के एकाधिकार को समाप्त करके अकबर ने बनाया। शासन के 8वें वर्ष में, अपने शासन के 8वें वर्ष में इस पद का सृजन किया गया। अब देखिए, इस दीवान या दीवान तन या दीवान वजारत कुल के अधीन अन्य विभाग भी थे। इसके अधीन अन्य विभाग, वो भी देख लीजिए। इसके अधीन अन्य विभाग, यानी दीवान के अधीन कुछ अन्य विभाग भी थे। और वो कौन कौन से हैं देखिए। जैसे नंबर 1, दीवान ए खालसा, एक विभाग है जिसका नाम है दीवान ए खालसा। ये शाही भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी था। शाही भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी। शाही भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी दीवान ए खालसा। इसी प्रकार दीवान ए तन, दीवान ए तन, दीवान ए तन, इसका कार्य था वेतन बांटना व भूमि की देखरेख करना।
वेतन बांटना व भूमि की देख रेख करना। इसी प्रकार एक है दीवाने बयूतात, दीवान ए बयूतात, ये शाही कारखाना विभाग का अध्यक्ष होता था। शाही कारखाना विभाग का अध्यक्ष, शाही कारखाना विभाग का अध्यक्ष दीवान ए बयूतात। इसी प्रकार है दीवान ए तबजीद, दीवान ए तबजीद, ये सैनिक मामलों में आय व्यय की सुरक्षा करता था। सैनिक मामलों में आय व्यय की सुरक्षा करता था। सैनिक मामलों में आय व्यय की सुरक्षा करना। तो हम ये दीवान के अधीन जो अन्य विभाग हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। दीवान के अधीन कुछ अन्य विभाग हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। एक है मुशर्रिफ, मुशर्रिफ ये महालेखाकार होता था। मुशर्रिफ जो पद था वो किससे संबंधित था? महालेखाकार से। मुस्तौफी ये आय व्यय का निरीक्षक होता था। आय व्यय का निरीक्षक। और एक है आपका वाकिया ए नवीस, वाकिया ए नवीस ये पत्र व्यवहार और घटनाओं को सुरक्षित रखता था। पत्र व्यवहार एवं घटनाओं का विवरण रखता था। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन में दूसरा जो पद है वो है दीवान का। दूसरा पद किसका है? दीवान का, जिसे दीवान ए तन, दीवान ए वजारत ए कुल भी कहा जाता है। और इस पद का सर्जन किसने किया था? अकबर ने। वकील के एकाधिकार को समाप्त करके अपने शासन के 8वें वर्ष में ये राजस्व व वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था। ये राजस्व और वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था। अकबर के समय प्रथम दीवान या अकबर ने प्रथम दीवान पद पर किसे नियुक्त किया? मुजफ्फर खां तुर्बती को। इसके अलावा टोडरमल और शाह मंसूर भी इसके दीवान थे। इसके अधीन अन्य विभाग हैं जैसे दीवान ए खालसा, शाही भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी। दीवान ए तन, वेतन बांटना, भूमि की देखरेख। ये शाही भूमि है, ये वो शाही भूमि यानी खालसा भूमि के अलावा जो भूमि है उसकी देखरेख करता था। दीवान ए बयूतात शाही कारखाना विभाग का अध्यक्ष था। दीवान ए तबजीद सैनिक मामलों में आय व्यय की सुरक्षा करना। मुशर्रिफ महालेखाकार। मुस्तौफी आय व्यय का निरीक्षक। और वाकिया ए नवीस पत्र व्यवहार एवं घटनाओं का विवरण रखने वाला। तो ये हो गया आपका दीवान। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा जो बिंदु है वो है मीर बख्शी का। हमने वकील की बात की, दीवान की बात की, इसके बाद हम बात करते हैं मीर बख्शी। ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
या सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन ये सेनापति नहीं होता था, मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था। और युद्ध के समय सैनिकों को वेतन बांटता था, केवल युद्ध के समय सैनिकों को वेतन बांटता था। इसके अलावा सामान्य स्थिति में वेतन दीवान ही वितरित करता था। सरकत पर हस्ताक्षर होने के बाद ही सैनिकों का वेतन निर्धारित होता था। सरकत यानी सैनिकों की जो वेतन की सूची है उसे सरकत कहा जाता था। तो मीर बख्शी सेना से संबंधित अधिकारी है, तो सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो आइए तीसरे बिंदु पे हम चर्चा करते हैं, और वो है आपका मीर बख्शी। इसके बाद तीसरा बिंदु है मीर बख्शी। इसमें देखिए, एक तो सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, सैनिक विभाग का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन ये सेनापति नहीं होता था, ध्यान रखना है। लेकिन यह सेनापति नहीं होता था, मुख्य सेनापति बादशाही होता था, बादशाही होता था। यद्यपि सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन मुख्य सेनापति नहीं था, मुख्य सेनापति बादशाही होता था। और अकबर के काल में यह पद शुरू हुआ। अकबर के काल में यह पद शुरू हुआ। इस पद की जो शुरुआत है वो अकबर के समय हुई, और विलियम हॉकिंस ने इसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा। विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के समय आते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस ने इसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा। ये युद्ध के दौरान सैनिकों को वेतन बांटता था, लेकिन सामान्य स्थिति में या सामान्यतः वेतन बांटने का कार्य दीवान ही किया करता था। तो ये युद्ध के दौरान सैनिकों को वेतन बांटता था, जबकि सामान्यतः या सामान्य स्थिति में दीवान ही वेतन देता था। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण लाइन है, युद्ध की स्थिति में, यानी जब युद्ध चल रहा है उस समय वेतन बांटने का कार्य कौन करता था? मीर बख्शी। अन्यथा इसके पास वेतन बांटने का कोई अधिकार नहीं था। सरखत पर हस्ताक्षर होने पर ही वेतन का निर्धारण होता था। सरखत पर इसके हस्ताक्षर होने के बाद ही सेना के वेतन का निर्धारण होता था। सेना के वेतन का निर्धारण, ये जो सरखत है, सरखत क्या है देखिए, सैनिकों के वेतन की सूची। सरकत का अर्थ क्या हुआ?
सैनिकों के वेतन की सूची। सैनिकों के वेतन की सूची को क्या कहा गया? सरकत कहा गया। इसी प्रकार बरीद, गुप्तचर और वाकिया नवीस सूचना अधिकारी, बरीद और वाकिया नवीस की जो रिपोर्ट है वो केंद्र में मीर बख्शी ही प्रस्तुत करता था। ध्यान रखना है, बरीद व वाकिया नवीस की रिपोर्ट, तो बरीद का अर्थ होता है गुप्तचर, बरीद का अर्थ हुआ गुप्तचर, व वाकिया नवीस सूचना अधिकारी, की रिपोर्ट केंद्र में प्रस्तुत करता था। तो एक तो है बरीद और एक है वाकिया नवीस। बरीद गुप्तचर और वाकिया नवीस सूचना अधिकारी, इनकी जो रिपोर्ट है वो केंद्र में प्रस्तुत करने का कार्य कौन करता था? मीर बख्शी ही किया करता था। अब देखिए, मीर बख्शी के पदों की संख्या निश्चित नहीं थी। पदों की संख्या निश्चित नहीं थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम समय में 4 बख्शी नियुक्त किए गए थे। औरंगजेब के समय 4 बख्शी थे। औरंगजेब के समय 4 बख्शी थे, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार अत्यधिक हो गया था। साम्राज्य का विस्तार हो जाने के कारण इसने 4 बख्शी नियुक्त किए थे। तो ये मीर बख्शी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मीर बख्शी के जो कार्य हैं वो कार्य देखिए। मीर बख्शी के कार्य, एक तो सैनिकों की भर्ती करना, नंबर 1, सैनिकों की भर्ती करना, नंबर 2, सैनिकों का हुलिया रखना, नंबर 3, सेना के लिए रसद की व्यवस्था करना, सेना के लिए रसद की व्यवस्था करना, नंबर 4, हथियार उपलब्ध करवाना, हथियार उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार मनसबदारी व्यवस्था के संचालन को देखना, मनसबदारी व्यवस्था के संचालन को देखना और सेना में अनुशासन बनाए रखना, सेना में अनुशासन बनाए रखना। तो ये मीर बख्शी के कुछ कार्य थे। तो मीर बख्शी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया है। देखिए, ये केवल युद्ध के दौरान ही सैनिकों को वेतन का बंटवारा करता था। सामान्य स्थिति में दीवान ही वेतन का निर्धारण करता था और इसके हस्ताक्षर के बाद, यानी सरखत पर हस्ताक्षर होने के बाद ही सेना के वेतन का निर्धारण होता था। सरखत क्या हुआ? सैनिकों के वेतन की सूची, सैनिकों के वेतन की सूची। तो दोस्तों, ये है आपका मीर बख्शी। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, मीर ए सामा अथवा खाने सामा, जो घरेलू मामलों का प्रमुख होता था। मीर ए सामा, मीर ए सामा
एक तो औरंगजेब के समय इसे खान ए सामा कहा गया। औरंगजेब के समय इसे खान ए सामा कहा गया। औरंगजेब के समय खान ए सामा कहा गया। ये घरेलू मामलों का प्रमुख होता था। घरेलू मामलों का प्रमुख होता था। अकबर के समय यह पद स्थापित हुआ था। अकबर के समय यह पद स्थापित हुआ था। पहले ये पद दीवान के अधीन था। ये पहले किसके अधीन था? दीवान के। लेकिन जहांगीर ने इसे मंत्री पद का दर्जा दिया। ये दीवान के अधीन था। जहांगीर ने मंत्री पद का दर्जा दिया। और ये मुख्य रूप से राजा के महल, परिवार एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति करता था। और दोस्तों, यह जो पद है किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही दिया जाता था। यह पद किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही दिया जाता था। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही दिया जाता था। और इस पद का महत्व इस प्रकार या इस कदर बढ़ गया था कि वजीर का पद प्राप्त करने की ये पहली सीढ़ी थी। वजीर का पद यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको मीर ए सामा बनना पड़ेगा। तो यह पद इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया था कि वजीर का पद प्राप्त करने की यह सीढ़ी थी। ध्यान रखना है, इस पद का इस प्रकार का महत्व है कि वजीर का पद यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? मीर ए सामा। औरंगजेब के समय से खान ए सामा कहा गया। घरेलू मामलों का प्रमुख होता था। अकबर के समय पद स्थापित होता है। ये पहले दीवान के अधीन था। जहांगीर ने इसे मंत्री पद बनाया या मंत्री पद का दर्जा दिया। इसी प्रकार ये शाही कारखानों का मुख्य भी होता था। ये शाही कारखानों का प्रमुख भी होता था। शाही जो कारखाने हैं उसका प्रमुख भी कौन होता था? मीर ए सामा अथवा खान ए सामा। इसके बाद एक अन्य पद है जिसका नाम है सद्र उल उस सुदूर अथवा शेख उल इस्लाम। सद्र उस सुदूर अथवा शेख उल इस्लाम। तो ये धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार।
धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार। धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार कौन होता था? सद्र उस सुदूर शेख गदाई। शेख गदाई प्रथम सद्र था, जिसकी नियुक्ति बैराम खां द्वारा की गई थी। जिसकी नियुक्ति बैराम खां द्वारा की गई थी। तो सद्र उस सुदूर अथवा शेख उल इस्लाम, ये धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार था। और प्रथम सद्र कौन था? शेख गदाई। शेख गदाई पहला सद्र था, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बैराम खां के द्वारा की गई थी। कभी कभी इसे मुख्य काजी का पद भी दे दिया जाता था। उस समय इसे काजी उल कुजात कहा जाता था। कभी कभी इसे मुख्य काजी का पद भी दे दिया जाता था। उस दौरान इसे क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। उस समय इसे क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। तो सद्र उस सुदूर अथवा शेख उल इस्लाम, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार। शेख गदाई प्रथम सद्र था, जिसकी नियुक्ति बैराम खां द्वारा की गई। ये कभी कभी मुख्य काजी का पद भी दे दिया जाता था, और उस समय इसे क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। इसके बाद दान में दी गई लगान मुक्त भूमि मदद ए मास का निरीक्षण करता था। दान में दी गई लगान मुक्त भूमि मदद ए मास का निरीक्षण करता था। अब इसके कार्य देख लीजिए, कौन कौन से कार्य थे इसके कार्य। जैसे नंबर 1, दान पुण्य की व्यवस्था करना। दान पुण्य की व्यवस्था करना। इसी प्रकार धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना। विद्वानों को कर मुक्त भूमि उपलब्ध करवाना। विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना और इस्लामिक कानूनों की पालना करवाना। इस्लामिक कानूनों की पालना करवाना, ये इनके मुख्य कार्य थे। दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना और इस्लामिक कानूनों की पालना करवाना। तो सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था और मीर ए सामा घरेलू मामलों का प्रमुख होता था। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है दोस्तों एक पद है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात। अभी हमने चर्चा की थी कि सद्र उस सुदूर को कभी कभी काजी का पद दे दिया जाता था, तो ये काजी उल कुजात कहलाता था। तो ये मुख्य न्यायाधीश है, एक तो न्याय विभाग का प्रमुख व साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश। न्याय विभाग का प्रमुख
व साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अंतिम न्यायाधीश बादशाह ही होता था। ध्यान रखना है, अंतिम न्यायाधीश बादशाह ही होता था। अंतिम न्यायाधीश कौन होता था? बादशाह। इसी प्रकार एक शब्द आता है मुफ्ती। मुफ्ती ये काजी का मुख्य सहायक तथा कानूनों का व्याख्याकार होता था। काजी का मुख्य सहायक व कानूनों का व्याख्याकार। काजी का मुख्य सहायक और कानूनों का व्याख्याकार कौन कहलाता था या किस नाम से जाना जाता था? मुफ्ती। मीर ए अदली एक शब्द है, मीर ए अदली। ये फैसला सुनाता था। ये व्यक्ति फैसला सुनाता था। किसी भी अपराधी, किसी भी वाद विवाद से संबंधित, तो कानूनों का व्याख्याकार तो कौन हो गया? मुफ्ती। फैसला सुनाने वाला कौन हो गया? मीर ए अदली। और अंतिम निर्णय किसका होगा? काजिल उल कुजात, यानी मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन फिर भी अंतिम न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश है ये, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा? बादशाह का होगा। इसी प्रकार एक शब्द है काजी ए लश्कर। काजी ए लश्कर सेना के साथ चलने वाला काजी। सेना के साथ चलने वाला काजी। अब औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन के लिए फतवाए आलमगीरी में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करवाया था। औरंगजेब ने, यदि हम बात करें औरंगजेब की, औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन के लिए काजियों के मार्गदर्शन के लिए फतवाए आलमगीरी फतवाए आलमगीरी में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करवाया। ध्यान रखना है, फतवाए आलमगीरी में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध क्यों करवाया गया? काजियों के मार्गदर्शन के लिए। इसी प्रकार जो मुगल बादशाह थे वो बुधवार के दिन न्याय करते थे। मुख्यतः बुधवार के दिन न्याय करते थे। मुख्य रूप से बुधवार के दिन न्याय करते थे। और बुधवार के दिन का जो उदाहरण है वो है शाहजहाँ और औरंगजेब का। अगर व्यक्तिगत बात करें कौन कौन हो जाएंगे इसमें? शाहजहाँ व दूसरा औरंगजेब। शाहजहाँ और औरंगजेब बुधवार के दिन ही न्याय करते थे। अकबर गुरुवार के दिन और जहांगीर मंगलवार के दिन न्याय करता था। अकबर गुरुवार को व जहांगीर मंगलवार को
न्याय करता था। दोस्तों एक लाइन और नोट कर लेना आप, नोट। अकबर ने अब्दुल नबी व औरंगजेब ने अब्दुल बहाव को सद्र के पद से हटा दिया था। ये और ध्यान रखना है, आप उसी सद्र उस सुदूर में नोट कर लेना। तो अकबर ने तो अब्दुल नबी को और औरंगजेब ने अब्दुल बहाव को सद्र के पद से हटा दिया था। तो काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख और साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश, जबकि अंतिम न्यायाधीश बादशाह ही होता था। एक शब्द है मुफ्ती, काजी का मुख्य सहायक व कानूनों का व्याख्याकार होता था। मीर ए अदली ये फैसला सुनाता था। काजी ए लश्कर कौन होता था? सेना के साथ चलने वाला जो काजी होता था उसे काजी ए लश्कर कहा जाता था। और एक शब्द है आपका औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन के लिए फतवाए आलमगिरी में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करवाया था, इसी प्रकार जो मुगल बादशाह थे वो मुख्यतः बुधवार के दिन न्याय करते थे। इसके उदाहरण है शाहजहाँ और औरंगजेब बुधवार के दिन ही न्याय करते थे, अकबर गुरुवार के दिन और जहांगीर मंगलवार के दिन। अब सद्र उस सुदूर में लाइन और नोट कर लेना, अकबर ने अब्दुल नबी व औरंगजेब ने अब्दुल बहाव को सद्र के पद से हटा दिया था। तो दोस्तों हम मुग़ल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आप इनके नोट्स बनाते रहिए। आप 2 या 3 बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।